हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हम चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के आग्रह पर हमने जो है एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पर्टिकुलर सिलेबस से संबंधित, ठीक है, पाषाण काल, फिर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, फिर वैदिक काल, फिर बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इसी प्रकार पर्टिकुलर आपका चैप्टर देख सकते हैं। इसी प्रकार चैप्टर वाइज थ्योरी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हमारा प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और अंत में आधुनिक भारत से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला है जो प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें है पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक काल। ठीक है, तो पाषाण काल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद पाषाण काल करने के बाद ये हमारा थ्योरी पोर्शन है, उसके बाद हम इसको क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। तो पाषाण काल से संबंधित थोड़ा सा जो है आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पे थ्योरी पोर्शन करेंगे। आप इसे देख सकते हैं ध्यान से, और प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि जो है क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी आए तो ना छूट पाए। ठीक है, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। जब हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आप जो है वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहीं से। ठीक है, ये बहुत बार ये भी पूछा गया है, वो कौन सा काल है जिसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिपि के तो साक्ष्य मिले हैं, किंतु उनके अपठ्य एवं दुर्बोध होने के कारण उनको कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जब से लिखित विवरण मिलते हैं तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आप तीनों समझ गए होंगे, प्रागैतिहासिक काल जिसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, आदि ऐतिहासिक काल लिपि और साक्ष्य मिले हैं किंतु उनको पढ़ा नहीं गया है, वो आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और जिसके साक्ष्य मिले हैं, जिनको पढ़ा गया है, वो ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आदि है ऐतिहासिक के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता, और आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता आती है। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास तो लिखा गया है, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। और प्रागैतिहासिक यानी पाषाणकालीन सभ्यता का इतिहास जो है लिखा ही नहीं गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता तथा ताम्र सभ्यता, इसको आहार सभ्यता या जोरवे संस्कृति भी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था, और पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया था। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। और उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरा पाषाण काल को तीन कालों में विभाजित किया गया था। आप उसे देख सकते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, जिसे क्रोड उपकरण या हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी भी कहते हैं। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, इसको फलक उपकरण या फिर फलक उपकरण के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल, जिसे दक्षिणी या खुरचनी उपकरण के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वप्रथम पंजाब की जो सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पंजाब की सोहन नदी घाटी वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ये एरिया पाकिस्तान के पास चले गया। और चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप जो है बदमुरे, ठीक है, बदमदुरै तथा अति रंपकम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जो अंडरलाइन किए गए हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर और स्क्रेपर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों माने जाते हैं। और 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। अगला है हमारा, आगे बात करेंगे,
ठीक है, प्राप्त किया था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी हमें 1867 से 1868 में मिलती है, जब आर्कीबॉल्ड कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग खोज निकाले थे। किसने? आर्कीबॉल्ड कार्लाइल ने। और मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म या पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। और भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। और मध्य पाषाणकालीन जो मदहा है, ठीक है, महदहा इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हड्डी से एवं सींग प्राप्त हुए हैं। हड्डी एवं सींग, ठीक है, सींग प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा है। और बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। और डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा जो है सराय नाहर, राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। अगला हमारा दमदमा में किए गए उल्लेख के फलस्वरूप पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। आप इसे और रीड करना चाहेंगे तो रीड कर सकते हैं। हम इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अगला है हमारा, ठीक है, पशुपालन का प्रारंभ जो मध्य पाषाण काल में हुआ था। जो पशुपालन, ठीक है, की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में हुई थी। और पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ का है होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। और मध्यकाल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भीमबेटका किसका है? प्रागैतिहासिक शैल चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। और भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। और इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्र को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है। और अगला है हमारा, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का जो उत्पादन हुआ था वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और इसी काल में गेहूं की भी कृषि प्रारंभ हुई थी। और नवीनतम खोजों के आधार पर जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। अगला है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य की बात करें, ठीक है, चावल के जो साक्ष्य का स्थल है कोल्डीहवा का है, इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर स्थित। यहाँ से 6500 पूर्व ईस्वी चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। जब चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं तो चावल भी साक्ष्य मिले हैं। अगला है हमारा, आप इसे देख सकते हैं। अगला है, मेहरगढ़ के पाषाण संस्कृति को लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम यानी जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल मिला है वो कहाँ से मिला है, वो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। और गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। और गुफराकाल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफराकाल, ठीक है, गुफकराल जो है कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। चिराद बिहार के सारण जिले में स्थित है। और यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाणिक युगीन दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। और नवपाषाणकालीन पुरास्थलों के राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। और पिकली हल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाणिक युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। और आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। और धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग
इस चरण के, ठीक है, धातुओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तांबे का। ये भी पूछा गया है। और इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति या चैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। यहाँ पे कैल्कोलिथिक लिखा है, चाहे कैल्को नहीं, वो चाल्कोलिथिक होता है। आगे है हमारा नौदा टोली। नौदा टोली इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन और नौदा टोली प्रमुख स्थल हैं। कहाँ पे? पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश, नौदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन जो है HD संकालिया ने कराया था। और यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर एवं वर्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल किले रंग के हैं जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण हैं। अगला है कायथा संस्कृति, इंपॉर्टेंट है। कायथा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ या समकालीन मानी जाती है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय स्थल दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। और मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। और जोरवे संस्कृति आप देख सकते हैं सभी पुरास्थलों में जोरवे संस्कृति भी मिली है। और अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों से गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। ठीक है, यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते हैं। और अंतिम है नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेवासा का किससे संबंधित है? ये भी जोरवे संस्कृति से ही संबंधित है। इमाम गांव, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरंभिक ताम्रपाषाणिक अवस्था के इमाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मीटों के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। और पश्चात की अवस्था में, ठीक है, 5 कमरों वाला एक मकान मिला है और जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक वर्ताकार में है। और इमाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद बस्ती है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ शिल्पी और यहाँ शिल्पी या फिर पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल में रहते थे तथा यहाँ से अन्नागार भी मिला है। अगला है हमारा मुख्य अनाज और गेहूं, चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। ठीक है, इस काल में, ताम्रपाषाणिक काल में। और आपको देख सकते हैं ताम्रपाषाण युग के लोग शिवकर्म, ठीक है, शिल्प कर्म में निस्संदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। और इमाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ठीक है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। और मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यहाँ सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड, वृषभ का मतलब है सांड, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। अगला है हमारा महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था। ठीक है, मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखा जाता था। और पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान जो एक्सटेंडेड बेरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान यानी फ्रैक्शनल वेरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार जो है, 102 चांदी के पतले पत्थर पाए गए हैं। अगला है हमारा दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिला है। किसमें? दक्षिण भारत में। और भारत में सर्वप्रथम जो है 1861 ईस्वी से अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। और 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। और वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। और वर्ष 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण किया। आप इसके क्रॉस क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी लोअर सब में पूछा गया है 2015 में प्री में, आप देख सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे।
ठीक है, तो आपको ऑप्शन दोनों मिलेंगे, आप दोनों राइट करेंगे, एक मिलेगा तो एक राइट करेंगे। भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे और जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों होगा। अगला है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था? वो किया था थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग, ठीक है, इनको 3 युगों में जो विभाजन किया था वो थॉमसन के द्वारा किया गया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। यद्यपि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित जो प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत कहाँ से होती है? मध्य पाषाण काल से। आप देख सकते हैं मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ का है होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और बागोर का है भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाणकालिक, ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ दिया गया है और दूसरा ऑप्शन उसमें बागोल नहीं है, तो हम सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण हमने अभी थ्योरी पोर्शन रीड किया था, तो महदहा से प्राप्त हुए थे एक तो, और सराय नहर राय से। ठीक है, महदहा और सराय नहर पास पास में ही है, तो इसका सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और जहां से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जी आर शर्मा महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख प्राप्त करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं और सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो किसका? सराय नहर और महदहा, यानी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के जो साक्ष्य पाए गए हैं वो दमदमा में पाए गए हैं, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त ज्ञात हुए और इन समाधानों में से 5 समाधान जो है युग्म समाधान थे। युग्म का मतलब है जोड़ा, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे और शेष समाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य जो है कृषि कर्म से परिचित हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में जो मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है वो नर्मदा घाटी से मिलता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस 2006 और 2016 में भी आया था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी, ठीक है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो प्रथम मानव जीवाश्म भारत की जो है किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है पूछा गया है, तो इसका नर्मदा घाटी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं।
अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है। तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है जो है वो जौ है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया है, जिसमें जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम और राई जई है। अनाजों के पौधों विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। और वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, ठीक है, जौ यानी बार्ले, जौ को बोलते हैं बार्ले, 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर तथा ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं यानी व्हीट भी उगाया जाने लगा था। अगला है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं लहुरादेव से, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप देख सकते हैं यूपी लोअर में भी पूछा गया है, यूपी लोअर 2004 और 8 में 2 बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहुरादेव। अब लहुरादेव कहाँ है तो देख लेते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य मिले थे। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित, यहाँ से 7000 पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो माना जाता है कि उपरोक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहरादेव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर जो है पूर्व की भांति होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। लहरादो नहीं ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, मेहरगढ़ करेंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हो जाएगा, मेहरगढ़, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं पी मीन्स दोनों में पूछा गया है। अगला है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के अभ्युदय के जो प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो हैं मेहरगढ़ से, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम जो स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम जो है बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक स्थिति जो है 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है। जबकि किला गुम्बद मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि जो है 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व है। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो पशुपालन के प्रमाण आपको पता है बागोर से मिले हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। हम थ्योरी पोर्शन में कर चुके हैं इसे भी। तो चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है ताम्रपाषाण युग को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो आहड़ सभ्यता यानी आहड़वासी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला, तीसरा और चौथा इसमें राइट है, दूसरा इसमें रॉन्ग है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लोग चावल से परिचित नहीं थे कह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है चावल से उस टाइम परिचित हो गए थे, इसलिए दूसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल राइट आंसर है। धातु का काम
आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ से काले लाल रंग के मध्यभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो तीनों स्टेटमेंट पहला दूसरा चौथा राइट हो जाएगा। दूसरा रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि परिचित नहीं थे पूछ रहा है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं आहर आहाड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति का स्थल है। और आहाड़ जो है संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे। वे गेहूं जौ चावल से परिचित थे। और आहाड़ का एक अन्य नाम तांबवती यानी तांबा वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतया सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। इस प्रकार विकल्प ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किसके हुए हैं, मेहरगढ़ से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नौदाटोली का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, तो नौदाटोली का जो उत्खनन किया था वो HD सांकल्या ने किया था। इसको भी हम थ्योरी पोर्शन में कर चुके हैं। नौदाटोली कहाँ है, मध्य प्रदेश। नौदाटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकल्या ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि जो है ईसा पूर्व यानी 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में हो जाएगा, MP यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहरा आदि हैं। अगला है हमारा राग का टीला, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई पूछा गया है। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला का संबंध जो है संगन कल्लू से है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणिक या नवपाषाणकालीन प्रस्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। संगनकल्लू कहाँ है, कर्नाटक में। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसको भी कर चुके हैं। तो भीमबेटका जो है किसके लिए है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र हैं। और अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 चित्र पाए गए। अगला है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका, यानी इसका कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ हो जाएंगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करेंगे तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश। अगला है हमारा, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में वो शिलाश्रय है आपका भीमबेटका। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो वो थे VS वाकंकर। ठीक है, VS वाकंकर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और इसकी खोज 1957 में VS वाकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया है। अगला है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वांकणकर। ठीक है, VV वांकणकर या विष्णुधर वांकणकर।
सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है गैलिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीपीसीएस प्री मेंस और पीजीटी टीजीटी सभी में पूछा गया है। तो गैलिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण जो हुआ था वो हस्तिनापुर में हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा, ठीक है, परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांडों के नमूने के कारण गेरुवाणी गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP कहा गया। और बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था। अगला है ताम्रपाषाण, ठीक है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ये दफनाते थे महाराष्ट्र के लोग उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इमामगांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का समाधान प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ जो कुत्ता जो दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है वो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ है। और गर्तावास यानी गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो हो जाएगा बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गर्त आवास के साक्ष्य भी आपके बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा मिलान की बात करें कि युग्मों को मिलान कीजिए, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण है। तो बुर्ज होम किसके लिए हो जाएगा भाई, बुर्ज होम का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मिलान की बात नहीं कर रहा है, इनमें से युग्म विचार कीजिए कह रहा है, ठीक है, कौन सा सुमेलित है। तो बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, भाई ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बुर्ज होम किसके लिए है, गर्ता आवास और दफनाए जाने के लिए। तो चंद्रकेतुगढ़ जो है आपका टेराकोटा कला के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रकेतुगढ़ है वो टेराकोटा कला के लिए है और गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियों के लिए है, इसलिए दूसरा और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं बुर्ज होम जो है नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज जो है 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी और इस पुरस्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। इसीलिए चंद्रकेतु पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उपकरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करते हैं। और गणेश्वर जो है राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल में दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अगला है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से, ठीक है, सर्वाधिक मानव कंकाल जो मिले हैं वह है लेखिया से मिले हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकोस के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। अगला है नीचे दिए गए कथनों में अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल, ठीक है, नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था और कारण है इसका जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी इसकी राइट हो जाएगी कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इसीलिए जो है आपका जो है आगे है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। अगला है हमारा
आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो किसका हो जाएगा? संस्कृति का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। किसके अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। अगला है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसको हम थ्योरी पोर्शन में कर चुके हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 टू 1893 को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया और उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल, ठीक है, आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भोपाल मध्य प्रदेश में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है, यानी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की वीडियो हम आगे करते रहें। अगला टॉपिक हमारा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।